शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बुलेटिन में बात हरिद्वार जेल से जुड़ी खबर की। हरिद्वार जेल प्रकरण मामले में डीजीपी के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। डीजीपी ने हरिद्वार एसओजी इंचार्ज को दूरस्थ क्षेत्र में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। वहीं डीजीपी ने जेल प्रशासन से भी वहां पर तैनात कर्मचारियों को दूरस्थ जिलों में ट्रांसफर के लिए कहा है। साथ ही संदिग्ध पुलिसकर्मियों की भी जांच की बात कही है। आपको बता दें कि रोशनाबाद जेल में एसटीएफ ने छापेमारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर भूरा के पास जेल के अंदर मोबाइल फोन मिले थे, जिसके बाद आईजी जेल ने 2 वार्डन को निलंबित किया था। और झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल का कथित ऑडियो एक बार फिर से सुर्खियों में। ऑडियो में विधायक एक शुगर मिल के मैनेजर को फोन पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए धमका रहे हैं। विधायक इस बात से नाराज है कि शुगर मिल का मैनेजर उनका नाम नहीं जानता। न्यूज 18 ने जब इस बारे में विधायक देशराज कर्णवाल को फोन पर संपर्क किया तो विधायक ने बातचीत से बचने के लिए दोनों बार फोन अपने पीएस को पकड़ा दिया। देशराज कर्णवाल पहले भी ऐसे ही एक ऑडियो के कारण विवादों में रहे थे, तब उन्हें बकायदा पार्टी की नोटिस का सामना करना पड़ा था। हेलो हेलो। हाँ जी, कभी मेरा नंबर नहीं है तुम्हारे पे गुप्ता जी? है जी? मेरा नंबर नहीं है तुम्हारे पे? नहीं, आपका नंबर नहीं है। कौन बोल रहे हो? क्यों नहीं है मेरा नंबर तुम्हारे पे? और तुम आधा घंटा लगा रहे हो बात करने में। कौन बोल रहे हो भैया? देशराज कर्णवाल बोल रहा। बताओ क्या बात। 20 बार मैंने बता दिया। वही हो क्या? आप कौन बोल रहे हो? मैं नहीं जानता आपको, बताओ। अरे गुप्ता जी बोल रहा है। तू लक्ष्मी शुगर मिल वाला? हाँ बोल रहा हूँ। है? बोल रहा हूँ। तो तेरा बाप भी नहीं जानता। तू क्षेत्रीय विधायक में यहाँ का तू नहीं जानता मुझे? नहीं, मैं तो जानता हूँ। जाने का मैं आ रहा हूँ इश्यू। और वहीं कर्णवाल के कथित ऑडियो मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि को इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बीजेपी का कहना है कि ऑडियो की जांच की जाएगी और यदि ऑडियो विधायक का निकला तो पार्टी इस पर एक्शन भी लेगी। प्रतिनिधि को अपनी भाषा की मर्यादा का भान होना चाहिए। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि भाजपा विधायक इसमें एक शुगर मिल अधिकारी को गरियाते हुए, हड़काते हुए देखे गए हैं अमर्यादित अनर्गल भाषा में। शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं होता है तो ये तर्क संगत नहीं है, ये गलत है। यदि ऐसा जांच के उपरांत सामने आता है तो ये चिंताजनक विषय है। इसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी संज्ञान लेंगे। और 2017 में कांग्रेस ने हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ा और पार्टी 11 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं एक बार फिर हरीश रावत का कहना है कि 2022 के लिए पार्टी को मुख्यमंत्री का चेहरा तय करना चाहिए। हरदा के इस बयान के बाद जहां समर्थक आमने सामने आ गए, वहीं हरीश रावत ने अचानक अपने बयान पर ही चुप्पी साध ली। हालांकि हरीश रावत ने ये मांग ऐसे समय पर रखी जब उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव एक सप्ताह पहले ही बोल चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में कोई चेहरा नहीं होगा, पार्टी के नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और जीत के बाद चेहरा तय किया जाएगा। हालांकि हरीश रावत के पोस्ट पर उनके समर्थकों के चेहरे खिल गए हैं और हरीश रावत के समर्थन में आ गए हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार हरीश रावत की पोस्ट पार्टी के केंद्रीय नेताओं तक पहुंच गई। रावत की पोस्ट को पार्टी में गुटबाजी थामने की दिशा में उठाए गए कदमों पर पलीता लगाना माना जा रहा है। वहीं बीजेपी, कांग्रेस और हरीश रावत भी चुटकी ले रहे हैं। जो है सत्यता यह है कि देवेंद्र जी ने जो कुछ कहा, मैं उनका बहुत आभारी हूं। और ये भी है कि हम सब लोग इस चुनाव में साथ साथ खड़े हैं। और मैंने एक असमंजस बहुधा जो दिखाई देता है वो असमंजस हटा दिया। मैंने कहा कि मेरी वजह से किसी तरीके के असमंजस में पार्टी न रहे और मैं कोई भी व्यक्ति हो मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। मैं पार्टी और मैं तो ये कहना चाहूँगा, इस प्रदेश की आम जनता इस समय प्रदेश में हरीश रावत जी को चाह रही है। इसलिए मेरा इसमें ये कहना है कि चेहरा भी माननीय हरीश रावत जी का घोषित किया जाए ताकि इस प्रदेश में चुनाव आसान हो। कि कांग्रेस की परंपरा है, जब हमारा बहुमत आ जाता है तब हम तय करते हैं कि
कौन नेतृत्व करेगा। स्वयं हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी ऐसा हुआ। जो ये द्वंद्व है, ये कांग्रेस का अंदरूनी द्वंद्व है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, जितना आदरणीय हरीश रावत जी को मैं जानता हूं, कि उनका ये बयान भी किसी विपक्षी को लेकर के नहीं है। उनका ये बयान भी कांग्रेस के उन लोगों के लिए हैं जो मौका पड़ते ही हरीश रावत जी को गरियाने का काम करते हैं। हालांकि इन सबके बीच प्रदेश कांग्रेस ने साफ कर दिया कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने जो कहा सही कहा है, क्योंकि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रतिनिधि हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में फिलहाल 3 बड़े चेहरे हैं, हरीश रावत, इंदिरा हृदयेश और प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदयेश प्रभारी के साथ पहले ही ये बात कह चुके हैं कि चुनाव पार्टी लड़ेगी, पार्टी जीतेगी और फिर मुख्यमंत्री भी बनेगा। लेकिन सवाल है कि हरीश रावत को आखिर चेहरे की चिंता क्यों। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हालांकि इस बीच राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने हरीश रावत के बयान का खुला समर्थन किया। टम्टा का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में कांग्रेस के सेनापति का चयन कर ले। साथ ही टम्टा ने हरीश रावत को भी सेनापति बनाए जाने की वकालत की है। पार्टी को बिना किसी समय गवाए उत्तराखंड में प्रधान सेनापति की एक चेहरे की घोषणा कर देनी चाहिए, और वो चेहरा हरीश रावत मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उचित है। मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं की एक राय है। अगर ये होता है तो इसका प्रतिफल बहुत अच्छा भी मिलेगा और 2022 में कांग्रेस की विजय सुनिश्चित होगी। और देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। राज्य में कुंभ में भीड़ की संभावनाओं पर हाईकोर्ट गंभीर है। चीफ जस्टिस आरएस चौहान की कोर्ट ने कुंभ में भीड़ नियंत्रण को लेकर सचिव स्वास्थ्य, डीएम हरिद्वार और मेला अधिकारी को आदेश दिया है। मंगलवार को भीड़ नियंत्रण की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक करें और फिर बैठक के लिए किए गए निर्णय और कार्य योजना को 13 जनवरी को हाईकोर्ट में पेश करें। साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि मुख्य सचिव, सचिव स्वास्थ्य, डीएम हरिद्वार, मेला अधिकारी 13 जनवरी की सुनवाई में मौजूद रहे। कोर्ट ने कहा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रह सकते हैं। कुंभ मेले का आयोजन होना है, उसके संबंध में कोरोना के चलते भीड़ नियंत्रण और जो मैनेजमेंट प्लान है उसके संबंध में कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिस पर कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि मेलाधिकारी और सेक्रेटरी हेल्थ और जिलाधिकारी हरिद्वार इस संबंध में कल एक बैठक करेंगे और जिसके प्रपोजल्स और मिनट्स कोर्ट के सामने 13 तारीख को रखे जाएंगे। और उस दिन चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ और जिलाधिकारी और मेलाधिकारी ये कोर्ट में वर्चुअल मोड से उपस्थित रहेंगे। और हरिद्वार में कुंभ मेला मार्च में लगना है और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां भी की जा रही है। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते कुंभ के स्वरूप को लेकर अब भी संशय बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर एक और विवाद कुंभ को लेकर खड़ा हो गया। सरकार ने कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया है, लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने इसका विरोध किया। नरेंद्र गिरी का कहना है कि कुंभ में करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे में सभी का रजिस्ट्रेशन कराना संभव नहीं है। वहीं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि कुंभ के प्रमुख पर्व के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि कुंभ में कोरोना से बचाव के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, जिसके बाद इसे लागू करना पड़ा। आने वाले श्रद्धालुओं का जो रजिस्ट्रेशन कराने की बात आ रही है वो हो नहीं पाएगा। करोड़ों लोग आएंगे, आप कहाँ रजिस्ट्रेशन कराते रहेंगे। तीसरी बात यह है कि जो व्यक्ति आएगा, आपने ये कहा है भेज रहे हैं ईश्वरीय निमंत्रण, हम भी भेज रहे हैं निमंत्रण, तो जिसको हम निमंत्रण भेजते हैं वो भगवान स्वरूप होता है। तो आने वाला श्रद्धालु हमारे लिए भगवान है, अब उसको हम लाइन थोड़ी खड़ा करेंगे। नहीं, ये जनरल नहीं किया, कुंभ स्नान पर किया खाली, ये ऐसा नहीं किया कि रोज के लिए रहेगा। जब कुंभ का प्रमुख पर्व होगा उसके लिए किया है, क्योंकि वो हाईकोर्ट ने मांगा है कि कोरोना से बचाव के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, तो शायद वहाँ भी लिख के देना जरूरी है। और कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों भारतीय वैक्सीन भरोसेमंद है और लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। पहले चरण में पूरे देश में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, जिसे लेकर 16 जनवरी से देश भर में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है।
देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। साथियों, 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उनको टीका लगाया जाएगा। और 4 दिन बाद उत्तराखंड की करीब 3 करोड़ 20 लाख आबादी के लिए बड़ी राहत का दिन होगा, जब फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने के साथ सबसे बड़े अभियान की शुरुआत होगी। हालांकि उससे पहले 12 और 15 जनवरी को बड़ा ड्राई रन की तैयारी है। दस महीने के लंबे इंतजार के बाद 16 जनवरी की सुबह राहत लेकर आएगी। कोरोना महामारी से बचाने के लिए तैयार वैक्सीन 15-16 जनवरी को देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेगी और फिर स्पेशल गाड़ियों से वैक्सीन गांव और शहरों के सेंटर्स तक पहुंचेगी। वहीं वैक्सीन को रखने के लिए 317 कोल्ड चेन पॉइंट, 483 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, 547 डीप फ्रीजर का इंतजाम किया गया है। सोमवार को खुद डायरेक्टर जनरल हेल्थ अमिताभ प्रेती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। वहीं 12 और 15 जनवरी को फिर से पूरे राज्य में ड्राई रन होना है। इस तरह के हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 16 को वैक्सीन आ जाएगी। हमारी पूरी तैयारी है, वो बाई एयर आएगी और हमारी पूरी व्हीकल्स, ड्राइवर्स, नीचे ब्लॉक लेवल तक कैसे जाएगी वो चिन्हित हैं, उनके फ़ोन नंबर्स भी हैं और हमारे ऑनलाइन भी हमने कर रखे हैं। और वो बिल्कुल जैसे हमको वहाँ से सिग्नल मिलेगा तो हम एयरपोर्ट पर हमारी गाड़ियाँ चली जाएंगी। उत्तराखंड की आबादी करीब 1 करोड़ 20 लाख है और वैक्सीनेशन 3 फेज में होगा। पहले फेज में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स, दूसरे फेज में 50 साल से ज्यादा उम्र और बीमार लोग और तीसरे फेज में बाकी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। साफ है, कोरोना महामारी से राहत देने वाली वैक्सीन को लेकर काम पूरा हो चुका है और अब खबर है कि 12 और 15 जनवरी को ड्राई रन की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और बुलेटिन में अब बात कोरोना अपडेट की करें तो प्रदेश में सोमवार को कोरोना के 156 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 5 मरीजों की मौत भी हो गई है। प्रदेश में 2700 कोरोना के एक्टिव केस हैं। देहरादून में 56, हरिद्वार 40 मामले सामने। और देहरादून में बड़ी खबर है, यहां पर बर्ड फ्लू को लेकर संकट गहराता नजर आ रहा है। सोमवार को जिले में मरी पाई गई करीब 134 बर्ड्स। अजबपुर खुर्द से 5 बगुले, बड़कोट से 6 मैना यहां पर मिली है। भंडारी बाग में जो मरे हैं करीब 87 कौवे ऐसे हैं जो मरे पाए गए हैं। कालसी समेत अन्य इलाकों में भी कौवे मरे पाए गए हैं और इसमें कबूतर भी शामिल बताए जा रहे हैं। और देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, यौन उत्पीड़न मामले में फंसे विधायक महेश नेगी के डीएनए सैंपल देने मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने विधायक महेश नेगी को 2 दिन की मोहलत दी है, जिस पर अब बुधवार को महेश नेगी की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं देहरादून की सीजीएम कोर्ट में आज महेश नेगी को डीएनए के लिए सैंपल देने के लिए पहुंचना था, लेकिन सीजीएम कोर्ट के फैसले पर महेश नेगी ने हाईकोर्ट में चैलेंज कर 2 दिनों के लिए और मोहलत ले ली है, जिसको देखते हुए अब देहरादून सीजीएम कोर्ट ने भी महेश नेगी मामले में 18 जनवरी तक मोहलत दे दी है। वहीं विधायक के वकील का कहना है कि अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो 18 जनवरी को देहरादून के सीजीएम कोर्ट में पेश होंगे। 13 तक स्टे मिल गया है, 13 तारीख को दोबारा सुनवाई होनी। उसी लाइट में मैंने माननीय सीएम साहब के यहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया है कि हमें 13 तक स्टे हो गया है और हमें अगर स्टे ऑर्डर फर्दर एक्सटेंड होता है तो वो, और नहीं तो विधायक जी को हाजिर होने के लिए मैंने 1 हफ्ते का समय मांगा है। कोर्ट ने मुझे 18 तक का टाइम दे दिया। और रुकेंगे और देहरादून से एक बड़ी खबर है जो टाइगर के ट्रांसलोकेशन से जुड़ी हुई है, जहां पर टाइगर ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि टाइगर को छोड़ने के दौरान बाड़े में ही टाइगर का रेडियो कॉलर छूट गया और टाइगर रविवार देर रात ही जंगल में भाग गया। आपको बता दें कि कॉर्बेट से टाइगर को राजाजी लाया गया था।
और काशीपुर में बीती रात एक शख्स को सरेआम गोली मार दी गई। पानी की दुकान पर हुई इस फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो अब वायरल हो रहा है। वारदात के बाद वहां मौजूद लोग हमलावर को पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन गोली मारने वाला शख्स फरार होने में कामयाब रहा। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस टीम की गठित की थी, तो अभी आज इसको अरेस्ट कर लिया गया है। कल इसको न्यायालय में पेश करेंगे। बाकी इन दोनों का आपस का पुराना कोई रंजिश चल रही है दोनों की। और राज्य में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को खत्म करने को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। वाइल्ड लाइफ बोर्ड के 24 नवंबर 2020 के फैसले पर रोक के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 8 जनवरी के शासनादेश पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया है। दरअसल राज्य वन जीव बोर्ड द्वारा 24 नवंबर 2020 को शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डी नोटिफाई यानी खत्म करने का फैसला लिया गया था। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए महाबहस।